फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। हम अपने भारतीय न्यायपालिका के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं भारत के हाई कोर्ट, यानी हिंदी में कहेंगे तो उच्च न्यायालय, जो कि उच्चतम न्यायालय के अधीन काम करते हैं। वर्तमान में 24 हाई कोर्ट हैं भारत में, जिनका क्षेत्राधिकार एक राज्य भी है और किन्हीं किन्हीं हाई कोर्टों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है। हमारे पास 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य। इसमें दिल्ली ही इकलौता केंद्र शासित ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्राधिकार उनके समीपस्थ राज्यों के हाई कोर्ट के अधीन रहता है। आज के वर्तमान परिवेश में हमारे पास कुल 630 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें 587 की नियुक्ति की जा चुकी है और बाकी जगह अभी शेष है, रिक्त है। मेरे पास कुछ हाई कोर्टों की लिस्ट है, जिनमें हम हाई कोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उनका मुख्यालय पढ़ेंगे, उनकी बेंच कहाँ है वो पढ़ेंगे और उनका सन पढ़ेंगे। जैसे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट्स के पास चलते हैं, जिसमें जजों की संख्या सर्वाधिक है। उसे कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका क्षेत्राधिकार पूरा उत्तर प्रदेश है और इसकी स्थापना सन 1866 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है और इसकी जो बेंच है वो लखनऊ में है। दूसरा जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश है, जो सन 1954 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है और इसकी जो खंडपीठ है या इसका जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये हैदराबाद में है। इसके बाद मुंबई चलते हैं। ये 1862 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पीठ नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है, जिसमें औरंगाबाद और नागपुर दोनों महाराष्ट्र में है और पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट चलते हैं, जो 1862 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल है और इसके अलावा इसके पास एक यूटी है, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ भी इसका क्षेत्राधिकार है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी बेंच जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सन 2000 में बना था। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है और इसका क्षेत्राधिकार जो है, मतलब जुरिडिक्शन का जो एरिया है, वो छत्तीसगढ़ में है। दिल्ली चलते हैं। ये इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में रहता है और इसकी जो मुख्यालय है वो भी दिल्ली में ही है। फिर चलते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका क्षेत्राधिकार असम राज्य, मणिपुर राज्य और अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में और इसकी बेंच कोहिमा में है, इम्फाल में है, आइजोल में है, अगरतला और शिलोंग में है और साथ में ईटानगर में भी है। फिर से इनको बता देता हूँ। इनकी जो बेंच है वो कोहिमा में है, जो कि नागालैंड की राजधानी, इम्फाल में है, जो मणिपुर की राजधानी है, अगरतला में है, शिलोंग में है, जो मेघालय की राजधानी ईटानगर में है। गुजरात हाई कोर्ट चलते सन 1960 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार गुजरात है और इसकी जो मुख्यालय है ये अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास चलते हैं। 1971 में बना था और इसका जो मुख्यालय है वो शिमला में है और इसका क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के पास चलेंगे अगर, तो ये 1928 में बना था। क्षेत्राधिकार जम्मू और कश्मीर में है और इसका जो मुख्यालय है वो श्रीनगर में है और इसकी जो बेंच है वो जम्मू में है। झारखंड के पास चलेंगे। झारखंड जैसा हम जानते हैं कि सन 2000 में एक नया राज्य बना था, तो इसका क्षेत्राधिकार झारखंड में है और इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है, जो इसकी राजधानी भी है। कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक 1884 में बना था। इसका जो हाई कोर्ट है ये उस टाइम गवर्नर्स का शासन था, वहाँ पे मैसूर प्रांत था वो। इसका क्षेत्राधिकार आज कर्नाटक में है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। केरल हाई कोर्ट चलते हैं। 1958 में बना। क्षेत्राधिकार केरल राज्य में है और इसके साथ इसके लक्षद्वीप में भी इसका क्षेत्राधिकार है। इसका जो बेंच है वो एर्नाकुलम है, कोची ज़िले में। मध्य प्रदेश चलते हैं। सन 1956 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार पूरे मध्य प्रदेश में है। इसका जो मुख्यालय है जौनपुर में है और इसकी बेंच जो है, जो खंडपीठ है, वो 2 हैं, ग्वालियर और इंदौर में। मद्रास हाई कोर्ट चलते हैं। 1862 में बना था। ये तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी इसके अधीन इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसकी जो बेंच है वो
इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है और इसके जो बेंच है वो मदुरई में है, दोनों तमिलनाडु में ही हैं। उड़ीसा चलते हैं, 1948 से बना था। उड़ीसा हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरे उड़ीसा राज्य में है और इसका जो मुख्यालय है वो कटक में है। पटना चलते हैं, 1916 में बना था। इसका जो क्षेत्राधिकार है पूरे बिहार में है, पटना हाई कोर्ट का, और इसका जो मुख्यालय है पटना में है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ये 1966 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ यूटी में है और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। राजस्थान हाई कोर्ट 1949 से बना था। पूरे राजस्थान राज्य में इसका क्षेत्राधिकार है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में है और इसकी जो बेंच है वो जयपुर में है। खंडपीठ जो है वो जयपुर में है। सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में बना था। इसका क्षेत्राधिकार पूरा सिक्किम है और इसकी जो मुख्यालय है वो गंगटोक में है, जो वहाँ की राजधानी भी है। उत्तराखंड सन 2000 में बना था क्योंकि ये नया राज्य है और इसका क्षेत्राधिकार पूरे उत्तराखंड में है और इसके जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। इसमें एक बात ध्यान देने की होगी कि 1971 में असम उच्च न्यायालय का नाम बदल के गुवाहाटी उच्च न्यायालय कर दिया गया था। 1972 में मैसूर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर कर्नाटक उच्च न्यायालय कर दिया गया था और 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया था, जिसकी जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। ये जो प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपना कार्यक्षेत्र है और कार्यक्षेत्र के अधीन उसके सभी अधीनस्थ अदालतें कोर्ट आती हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय और बाकी जो कोर्ट हैं वो आती हैं और उन कोर्ट का पे पूरी निगरानी वो रखता है उच्च न्यायालय। उनसे जवाब तलब कर सकता है, उनसे डिसीजंस के बारे में जानकारी ले सकता है, उनके व्यय, उनके खर्चे पे इंक्वायरी वो सुपरविज़न रखता है और उनके मुकदमे, लेखा जोखा, नियम कानून, नियम पुस्तिका, रूल्स बुक, ये सब उच्च न्यायालय निकलता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। उच्च न्यायालय अपने काम को सरल करने के लिए न्यायिक जिलों में, राज्य को न्यायिक जिलों में बदला रहता है, जिसमें हर जिला एक न्यायिक जिला, एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट होता है और उसमें एक जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। सन 2001 में राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल की अवधारणा दी गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि उच्च न्यायालयों में टैक्स से जुड़े हुए केसेस काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी लंबित हैं और इनको जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन बाद में सन 2007 तक इसमें कुछ ज़रूरी फेरबदल हुए, कुछ मतभेद हुए सरकार और कैबिनेट के बीच में, जिसमें अभी भी ये राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल पे कोई एक आम राय नहीं बन पाई है। निष्ठीय अदालतों का बात करें तो देश भर में सारी निष्ठीय अदालतें जो हैं उनका कामकाज, उनका रवैया, उनके पोस्टिंग, उनका मैंडेटरी एक्शन सब एक जैसा होता है। उच्च न्यायालय के पास खुद का नियुक्ति विभाग होता है और वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारी और अपने अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की नियुक्ति वो स्वयं करता है। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी राज्य का या राजनीतिक ताकतों का हस्तक्षेप नहीं होता है और एग्ज़ाम लेना, नौकरी देना, ट्रेनिंग कराना, प्रमोशन देना, ये सारा दारोमदार उच्च न्यायालय के पास ही रहता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता और 1973 की अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत ये काम करता है और अपने निचली अदालतों में भी ये फैसले इन्हीं के आधार पर ही सुनवाता है। उच्च न्यायालयों में और निचली अदालतों में इनके पास CRPC के तहत दीवानी जज, आपराधिक जज, सिविल जज, सीनियर जज, सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सेशन मजिस्ट्रेट आदि पद होते हैं जिनकी नियुक्ति ये स्वयं करवाता है। संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत ये अपने अधीनस्थ सेवाएं, अपनी प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार है और उनकी नियुक्ति के लिए इसका स्वयं का एक चयन बोर्ड है जिस पे नियुक्ति कराता है, जिसमें किसी भी तरह केंद्र, राज्य या जिला स्तर के कार्यकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। उच्च न्यायालय के अधीन एक नया विचार आया है लोक अदालत का। लोक अदालत का अर्थ ये होता है जनता की अदालत। यहाँ पे हम जनता को सर्वोपरि मानते हैं और हम किसी केस को डायरेक्ट कोर्ट तक ना पहुँचने तो उसके पहले ही हम और जनता और विभाग आपसी सहमति से उस केस को रफा दफा कर दें। इसके लिए ये अवधारणा दी गई लोक अदालत की, जिसमें हम पाते हैं कि समय समय पे हर विभाग लोक अदालत लगवाता है, जिसमें कानून के तहत जो भी केसेस हैं, जो भी
वाद विवाद है उसका निपटारा किया जाता है और इससे हम लंबी प्रक्रिया से में फंसने से बच जाते हैं। और जो कोर्ट है उनका भी केसेस का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो भी कम होता है। इन लोक अदालत में हम पारिवारिक मामले, आपराधिक मामले, वैवाहिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले सब आते हैं और इसके लिए हम पेंशन संबंधी मामले, नियुक्ति संबंधी मामले, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मामले, ऋण मामले, उपभोक्ता मामले, ये अधिक और भी जितने तरह के केस होते हैं सब इस लोक अदालत के अधीन आते हैं, जिन पे सुपरविज़न करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। अभी हम लोक अदालत की अगर बात करें तो अभी 16 राज्यों ने इस अवधारणा को अपना लिया। उनका नाम अगर मैं लेता हूँ तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, मेघालय है, राजस्थान है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली है और चंडीगढ़ है। उच्च न्यायालय के अधीन जो होती हैं वो जिला एवं सत्र न्यायालय होती है, जिनमें आपराधिक और फौजदारी मामले दोनों सुने जाते हैं। आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए उच्च न्यायालय रकम तय करता है कि कितनी रकम तक केस जो है वो जिला और सत्र न्यायालय तक सुना जाएगा। आपराधिक मामलों में अपराध की प्रकृति के हिसाब से तय किया जाता है कि कौन सा केस किस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुना जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय जो है उसमें हम प्रथम श्रेणी सत्र मजिस्ट्रेट के अधीन में जो चलता है, और इसमें हम अपराध के लिए अधिकतम सजाए मौत या आजीवन कारावास भी हो सकती है। दीवानी मामले में भी अगर उपभोक्ता निर्णय से खुश नहीं है तो वो इस प्रक्रिया के तहत अपने इससे उच्च कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक सही प्रक्रिया के अधीन काम करना रहता है। जिला न्यायालय के अधीन पंचायत न्यायालय, मुंसिफ कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और भी छोटी छोटी कोर्टें चलती हैं, जिनसे वो अपने काम को बेहद सुचारू ढंग से चलाता है। जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीन जिले में होने वाली हर तरह की आपराधिक घटनाओं सिवाय आपराधिक एवं दीवानी घटनाएं सिवाय मौलिक अधिकारों के हनन को वो केस को सुन सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए उपभोक्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट, जो कि अनुच्छेद नंबर 32 में आर्टिकल नंबर 32 में दी हैं, 5 तरह की रिट हमें दी हैं, इनके तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। और जिला एवं सत्र न्यायालय यानी जिला स्तर के किसी भी न्यायालय को मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह के केस को सुनने का अधिकार नहीं है। तो हमने अभी तक देखा कि हमारा जो न्यायालय है ये पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें इनकी नियुक्ति, इनका वेतन, इनका पेंशन, इनका भत्ता, इनका व्यय किसी भी तरह किसी भी संसद में वाद विवाद योग्य नहीं है। इसमें बहस नहीं हो सकती, ना ही इस चीज़ों पे किसी भी तरह का वोट हो सकता है। इनकी नियुक्ति का अधिकार भी राज्य स्तर में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यहाँ भी ये भी सलाह बाध्यकारी है, जो कि केंद्र स्तर पर सलाह भारत का मुख्य न्यायाधीश देगा और राज्य स्तर पर सलाह राज्य का मुख्य न्यायाधीश देगा। वो भी बाध्यकारी, और हमारे जो कार्यकारी हैं मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति, उनको ये सलाह माननी पड़ेगी, वरीयता इनकी सलाह को वरीयता देनी पड़ेगी। इसके अलावा इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के तहत है, जो अनुच्छेद नंबर 124 के चौथे खंड में दी गई है, चौथे पार्ट में दी गई है, 124 के 4 में दी गई है। उसमें भी हमने देखा कि विशेष बहुमत से हम इनको हटा सकते हैं। इनको इतनी कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि राजनीतिक और आर्थिक या फिर कार्यपालिक दबाव से हम इनको हटा सकते हैं। इनके काम में यहाँ तक कि किसी न्यायाधीश की जीवन शैली या उसके आंतरिक या पारिवारिक मामले के लिए भी कभी भी किसी भी कोर्ट या किसी भी संसद में बहस नहीं कह सकती, ना ही कोई आम व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी या छिटाकशी कर सकता है। हमारा जो न्यायालय है इन्हीं सारी बातों से ये दुनिया में एक विशिष्ट न्यायालय बनते हैं, और इनके जो कार्य की पद्धति है और इनका जो प्रशासनिक कार्य करने की जो शैली है ये इसको एक विशेष स्थान देती है दुनिया के न्यायालयों में। और भारत कई राज्यों का संघ होते हुए भी इस तरह शांतिपूर्व सद्भावपूर्व से रह रहा है, और हमारे देश में कभी भी किसी भी तरह की आंतरिक गतिरोध की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। उसके लिए पूरा श्रेय हमारे भारतीय न्यायालय को जाता है, जो कि एप्लीकेशन पे तो केस सुनता ही है, साथ में स्वतः सा ज्ञान लेकर सुमोटो पावर से ये खुद भी ऐसी घटनाओं को देखता है। जैसे अभी हम देखेंगे तो दिल्ली में रेवा क्षेत्रपाल की लोकायुक्त की नियुक्ति किया गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र कुमार के लोकायुक्त की नियुक्ति किया गया। तो जहाँ भी अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है या फिर संविधान के अनुरूप काम सरकारें नहीं करती, वहाँ भी ये हमारी न्यायपालिका अपने स्तर पे कानून लाती हैं, कुछ नियुक्तियाँ करती हैं, जिससे हमारे देश की आम जनता पर न्याय
का न्याय पर हमेशा भरोसा बना रहे और हम न्यायपालिका का सदैव सम्मान करें। थैंक यू।